हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यजीत क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसद। संसद के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। इसका मतलब संघीय सरकार के अंगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो संघीय सरकार के 3 अंग के बारे में हम बात करते हैं। एक तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। तो आज हम बात करेंगे विधायिका की, ठीक है। तो विधायिका यानी संसद के बारे में बात करेंगे। केंद्र स्तर पर जो विधि बनाने का, जो कानून बनाने का कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। इसका जो उल्लेख है वो भाग 5 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक संसद से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 79 में क्या लिखा है। संघ के लिए एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम होंगे राज्यसभा और लोकसभा। तो समझ गए, संसद में 3 अंग होते हैं। एक तो है राष्ट्रपति संसद का, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। 3 अंगों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 81 क्या है। अनुच्छेद 81 में लिखा है कि लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर के बनती है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। ये भी याद रखना कि लोकसभा में जो सीटें आवंटित की जाती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे आगे की 80 सीटें दी गई हैं, या अदर स्टेट में जो भी सीटों का जो बंटवारा है वो किस आधार पर किया गया है, तो जनसंख्या के आधार पर। यानी कि जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर लोकसभा की सीटें ज़्यादा होंगी, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर लोकसभा की सीटें कम होंगी, ठीक है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन है वो 2001 की जनगणना पर आधारित है। ये दोनों बातें याद रखना। जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन है प्रत्येक राज्य का वो 2001 की जनगणना पर आधारित है, और जो लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार ये जो निर्धारण है ये 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक यथावत रहेगा। यानी ऐसे ही ये बना रहेगा, ये व्यवस्था तब तक नहीं बदली जाएगी। कब तक? 2026 के पश्चात की पहली जनगणना। आई थिंक ये 2031 की बात कर रहा है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 83 क्लास 2, लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। तो लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो 5 वर्ष होता है। ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है अनुच्छेद 83 के 2 में, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। आगे चलते। आपातकाल की उद्घोषणा की बात करें तो आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। एक बार में कितनी? एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो संसद की जो अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जिस दिन से आपातकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद इसकी जो अवधि है, संसद की अवधि का विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर हम जानते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कितनी होती है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य यदि किसी को बनना है तो उसकी आयु 25 वर्ष जरूर होनी चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, इससे ऊपर चलेगा, ठीक है। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसमें बहुत बार इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है ये ऐसा। लोकसभा का स्थगन, सत्रावसान और विघटन, ये तीनों शब्द याद रखना। लोकसभा का जो स्थगन होता है, सत्रावसान और विघटन। तो सत्रावसान और विघटन तो राष्ट्रपति करते हैं और सत्रावसान भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन जो लोकसभा का स्थगन होता है ये अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है अनुच्छेद 93। इसमें क्या लिखा है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं इनका चुनाव कहाँ से होता है? लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ये बात लिखी है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 क्लास
ख में क्या लिखा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष को, जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 94 ग में क्या लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसकी प्रक्रिया होगी कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसको हटाया जा सकेगा। अगला है अनुच्छेद 96। इसमें क्या कहा गया है कि जब अध्यक्ष, कौन सा? लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। इसका मतलब वो अपनी गद्दी पे विराजमान नहीं होंगे। कौन? वे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमता मत देने का हकदार तो होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। जैसा कि हम आर्टिकल 100 में पढ़ते हैं कि इसके पास ये अधिकार होता है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों के मत जब बराबर हो जाएं, टाई हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि फिर ये अपना मत दे, और जिस तरफ ये मतदान करेगा ये मतलब उस स्थिति में पक्ष और विपक्ष में ये उस स्थिति में मतदान कर सकता है। जिस तरफ ये मतदान करेगा उधर ही वो बात मान ली जाएगी, कहने का मतलब है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब इसको हटाने का कोई संकल्प चल रहा हो तब फिर ये प्रथमता तो मत दे सकता है, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत ये नहीं दे सकता। इसके पहले ये दे सकता था, लेकिन इस स्थिति में ये नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमता मत नहीं देते, जैसा कि अभी हमने जाना। वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। ठीक है। फिर हम जानते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर ये आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जब लोकसभा नवनिर्वाचित की जाती है आम चुनाव के बाद, जब पहली बार लोकसभा में सब लोग बैठते हैं, तो उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का यही कार्य होता है, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है? जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य दिखाई देता है, नवनिर्वाचित सदन में ही उसी को चुन लिया जाता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 85 क्या है। तो अनुच्छेद 85 के क्लास 1 में लिखा है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है। और इसका मतलब है कि वर्ष में 2 सत्र बुलाए जाने आवश्यक है, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 85 में। फिर प्रक्रिया क्या है? तो सामान्यतः भारत में लोकसभा के 3 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 103 में लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। तो कोरम कितना होता है? कुल सदस्य संख्या। ये याद रखना, ये पूछा हुआ है, कोरम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2-3 बार पूछा हुआ है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यही है कोरम। ठीक है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है, यानी कि इतनी सदस्य संख्या होगी तो फिर मुख्य विपक्षी दल को मान्यता दे दी जाएगी। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। कितने? 80 सीट्स हैं यूपी में लोकसभा की। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 42 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की जो अधिकतम सीमा है वो कितनी है? तो वो है 95 लाख रुपए, तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो सीमा है वो कितनी है? 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था। ये चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? तो 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जो पहला लोकसभा चुनाव था। प्रथम लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 मई
1952 को पहली लोकसभा का पहला अधिवेशन होता है 13 मई 1952 को, और 2 दिन बाद 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? तो 1956 तक मावलंकर साहब अपने पद पर रहे। ठीक है, इसके बाद इनका जो बचा हुआ कार्यकाल है, पहली लोकसभा का जो शेष कार्यकाल है, वो पूरा करते हैं तत्कालीन उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर। लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। मार्च 1956 में ये बने थे एम अनंत सैनम आयंगर जी, जो कि दूसरी लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। शेष कार्यकाल भी इन्होंने ही कंप्लीट किया और दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष भी यही रहे। कौन? अनंत सैनम आयंगर। और जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे वो गणेश वासुदेव मावलंकर रहे, तो इनको याद रखना। 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कि अंततः लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो है मीरा कुमार। इनका जो टाइम पीरियड है ये 2009 से 2014 तक रहा। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, आप सब जानते हैं। लोकसभा में 330 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत है? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जातियों एससी के लिए हैं तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर आरक्षित है, किस स्टेट में? तो वो मध्य प्रदेश में आरक्षित है। कितनी है? 6 सीटें हैं। यूपी और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, यानी कि यूपी बिहार में एसटी के लिए कोई सीट्स नहीं है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है पीए संगमा जी। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता कब मिली, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सर्वप्रथम नेता प्रतिपक्ष को मान्यता मिली थी 1969 में, 1969 में। अब हम जान लेते हैं उन स्टेट और लोकसभा सीटों के बारे में जिनसे लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। जैसे उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42 है। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 39 है। और मध्य प्रदेश में है 29 सीटें। गुजरात में कितनी है? 26 हैं। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। और असम में और झारखंड में दोनों में ही लोकसभा की 14 सीटें हैं। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ एक सीटों वाले स्टेट को, जैसे कि सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड। इनकी जो सीटें हैं, इनके पास लोकसभा की एक ही सीट है, सिक्किम के पास भी और मिजोरम के पास भी और नागालैंड के पास भी। गोवा के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं, त्रिपुरा के पास भी 2 हैं, मेघालय और मणिपुर, इन स्टेट्स के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं। अभी तक इन स्टेट्स को पूछा जा चुका है, तो हमने इनको कवर करवाया है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।